वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 50 और 50 पेज के ऊपर नीचे से अंतिम पंक्ति है। परंतु कोई ग्रंथकार जाति में कुब्ज शक्ति माने है। मिला? देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय प्रकाश और तृतीय प्रकाश के अंतर्गत 4 नंबर का शीर्षक चल रहा है। उसमें बहुत सारा विषय हो चुका है। उसमें बताया था कि शाब्दी प्रमा जो उत्पन्न होती है उसके लिए पद ज्ञान रहना आवश्यक है, किंतु केवल पद का ज्ञान होने से शाब्दी प्रमा उत्पन्न नहीं होती है। फिर कैसे पद का ज्ञान चाहिए? शक्ति सहित पद का ज्ञान चाहिए। शक्ति का मतलब कौन पद की कौन अर्थ में शक्ति है, इस बात का ज्ञान जिस व्यक्ति को है उस व्यक्ति को ही पद सुनने के बाद, वाक्य सुनने के बाद उन पदों के अर्थ का स्मरण होता है और पद के अर्थ का अर्थात पदार्थ का स्मरण होने से पदार्थों के संबंध का ज्ञान हो जाता है। तो पदार्थों के संबंध का ज्ञान बोलिए, अथवा संबंध सहित पदार्थों का ज्ञान, इसी का नाम है शाब्दी प्रमा, वाक्यार्थ बोध। शक्ति सहित पद का ज्ञान और पद के ज्ञान से पदार्थ की स्मृति और पदार्थ की उपस्थिति होने पर, स्मृति होने पर उन पदार्थों का जो परस्पर में आपस में संबंध है उस संबंध का ज्ञान या संबंध सहित पदार्थों का ज्ञान, इसको कहते शाब्दी प्रमा। तो पद ज्ञान प्रमाण है और उससे शाब्दी प्रमा उत्पन्न होती है। और पद ज्ञान शक्ति सहित पद ज्ञान चाहिए। अब प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि फिर कौन पद की शक्ति किस अर्थ में है, तो उस बात के लिए अलग अलग मतांतर आए। सबसे पहले नैयायिकों का मत आया, तो नैयायिकों के दृष्टि से पद की शक्ति केवल व्यक्ति में नहीं है, केवल जाति में भी नहीं है और केवल आकृति में भी नहीं है, अपितु जाति, व्यक्ति और आकृति तीनों में पद की शक्ति होती है। ऐसा नैयायिकों का मत हुआ। जैसे घट पद की शक्ति घट व्यक्ति में है, घट व्यक्ति में रहने वाली जो घटत्व जाति उसमें भी है और उन अवयवों का जो संयोग जिसको आकृति कहते हैं उसमें भी है। जाति, व्यक्ति और आकृति में शक्ति होती है, ऐसा मत नैयायिकों का। फिर उसके बाद दिदितिकार शिरोमणि भट्टाचार्य का मत आया। उनके अनुसार पदन की शक्ति केवल व्यक्ति में है। उन्होंने जाति में और आकृति में शक्ति नहीं मानी। किन्होंने? दिदितिकार शिरोमणि भट्टाचार्य ने। तो उनके दृष्टि से शक्ति, पदों की शक्ति केवल व्यक्ति में है। बराबर। और फिर दूसरा एक मत आया मीमांसा का। मीमांसा मत के अनुसार पद की शक्ति केवल जाति में है, व्यक्ति में नहीं। व्यक्ति का बोध अर्थापत्ति प्रमाण से होता है, ऐसा उनका कहना। ठीक है, तो 3 मत हुए। और कोई ग्रंथकारों का मत आता है कि जो लोग कुब्ज शक्ति मानते हैं। कुब्ज शक्ति का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है किंतु कठिन कुछ नहीं है। तो उनका क्या कहना है वो आप देखिए।
परंतु कोई ग्रंथकार जाति में कुब्ज शक्ति माने हैं। तिनके मत में व्यक्ति का ज्ञान भी शब्द प्रमाणित ही होवे है। ये जो कुब्ज शक्ति वाले लोग हैं, इनके मत में व्यक्ति का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से नहीं, अनुमान प्रमाण से भी नहीं, किंतु शब्द प्रमाण से ही होता है। तो बोलेंगे शक्ति तो जाति में मान रहे हो, और जाति में शक्ति है तो पद से केवल जाति का बोध होगा, व्यक्ति का कैसा बोध होगा? और व्यक्ति का बोध भी यदि पद से मानते हो तो उस पद की शक्ति व्यक्ति में भी माननी चाहिए। तब उनका कहना है ठीक है, पद की शक्ति जैसे जाति में है उस प्रकार व्यक्ति में भी हम मानते हैं। तो फिर जाति और व्यक्ति में शक्ति हुई, बात सही है, किंतु शाब्दिक प्रमा उत्पन्न होने के लिए जिसको शाब्दिक प्रमा उत्पन्न होनी है उसको केवल इतनी ज्ञान की आवश्यकता है, कितने कि अमुक पद की शक्ति अमुक जाति में है, इतना ज्ञान आवश्यक है। यद्यपि पद की शक्ति व्यक्ति में भी है, किंतु पद की शक्ति व्यक्ति में है इस बात का ज्ञान रहे चाहे न रहे, उससे कोई लेना देना नहीं, किंतु पद की शक्ति जाति में है इसका ज्ञान अवश्य चाहिए। तब उस व्यक्ति को पदों को सुनकर शाब्दिक प्रमा उत्पन्न होती है। पद की शक्ति व्यक्ति में भी है किंतु उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इनका अभिप्राय। तो पंक्ति देखिए, परंतु कोई ग्रंथकार जाति में कुब्ज शक्ति माने हैं, तिनके मत में व्यक्ति का ज्ञान भी शब्द प्रमाणित ही होवे है। ताका यह अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? सकल पदन की शक्ति तो जाति विशिष्ट व्यक्ति में है। देखो, सभी पदों की शक्ति न तो केवल जाति में है न तो केवल व्यक्ति में है, किंतु जाति विशिष्ट व्यक्ति में। जैसे घट यह पद है, तो घट पद की शक्ति न तो केवल घटत्व जाति में है न तो केवल घट व्यक्ति में है, फिर किस में है भाई? तो घटत्व विशिष्ट घट, ठीक है ना, घटत्व विशेषण घट विशेष दोनों मिलकर विशिष्ट में शक्ति है। घटत्व विशिष्ट घट में घट पद की क्या है? शक्ति है। ठीक है, पंक्ति देखिए, ताका यह अभिप्राय है कि सकल पदन की शक्ति तो जाति विशिष्ट व्यक्ति में है, बराबर, परंतु शक्ति का ज्ञान जाकू होवे ताकू पद से अर्थ की स्मृति और शाब्दवद होवे है, अर्धविराम, अन्य को नहीं। ठीक है, परंतु शक्ति का ज्ञान चाहिए। शक्ति का ज्ञान मतलब अमुक पद की शक्ति अमुक अर्थ में है, ऐसा जिसको क्या रहेगा? ज्ञान, वही दे रहे। परंतु शक्ति का ज्ञान जाकू होवे ताकू पद से अर्थ की क्या होते? पहले स्मृति, पद सुना, पद सुनने के बाद उस अर्थ की क्या होती है? स्मृति, स्मरण। स्मरण होने के बाद उन सभी पदार्थों का जो आपस में संबंध, जैसे वाक्य में बहुत 10 पद है, समझ लीजिए, तो 10 पद है, वाक्य सुना, 10 पद सुने, तो उन 10 पदों से उन 10 पदार्थ की क्या होती है? स्मृति। स्मृति होने के बाद उन पदार्थों का जो आपस में परस्पर संबंध है उनका बोध होता है, उसी को कहते हैं शाब्दिक प्रमा, शाब्द बोध। ठीक है, परंतु शक्ति का ज्ञान जाकू होवे ताकू पद से अर्थ की स्मृति और शाब्द बोध होवे है, अन्य को नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है, जानता ही नहीं है कि किस पद की शक्ति किस में है, उस व्यक्ति ने कितने भी शब्द सुने तो भी उसको उस अर्थ का बोध नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और तेलुगु आती नहीं है, और तेलुगु बोलने वाला कोई व्यक्ति आ जाए और वो बहुत बातें करे, बोले, और कुछ भी हम लोग न समझे, क्यों? शब्द सुनाई नहीं दे रहे? क्या दे रहे? तो भी शाब्द बोध क्यों नहीं हो रहा है?
पद का ज्ञान नहीं है कि शक्ति सहित पद का ज्ञान नहीं है? शक्ति सहित पद का ज्ञान नहीं है, यह बात, अन्य को नहीं। तहा घट पद की घटत्व में शक्ति है। इस रीति से जाति शक्ति का ज्ञान पदार्थ की स्मृति का और शाब्द बोध का हेतु है। ठीक है ना, पंक्ति पुनः लिखिए। ता घट पद की घटत्व में शक्ति है। घट पद की शक्ति कहा? घटत्व में, ऐसा जिसको क्या है? ज्ञान। तो इस रीति से जाति शक्ति का, जाति शक्ति का मतलब जाति में शक्ति का, अमुक पद की शक्ति अमुक जाति में है, ऐसा ज्ञान जिसको रहेगा। इस रीति जाति शक्ति का ज्ञान, यहाँ पर क्या है? ज्ञान पदार्थ की एक पद छपा है ना, उसको अलग अलग कर दीजिए। ज्ञान अलग है, पदार्थ की यह अलग चीज है। तो देखो भाई, नहीं मिला पंक्ति, ऊपर से चौथी पंक्ति 51 पेज पर। इस रीति से जाति शक्ति का ज्ञान, रुके, अर्धविराम दिया, फिर आगे, पदार्थ की स्मृति का और शाब्द बोध का हेतु है। पदार्थ की स्मृति के लिए और शाब्द बोध के लिए कारण है कौन? जाति शक्ति का ज्ञान। मतलब अमुक पद की शक्ति अमुक जाति में है, ऐसा ज्ञान कारण है। किसके लिए? पदार्थ की स्मृति के लिए और शाब्द बोध के लिए। वही कह रहे, पदार्थ की स्मृति का और शाब्द बोध का हेतु है। और व्यक्ति में शक्ति के ज्ञान का उपयोग नहीं। व्यक्ति में भी शक्ति है, किंतु व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों को सुनने के बाद शाब्द बोध, शाब्दी प्रमा उसको ही उत्पन्न होगा। शाब्दी प्रमा किसको? जिसको पद की शक्ति, अमुक पद की शक्ति अमुक जाति में, इसका ज्ञान जिसको रहेगा। यद्यपि पद की शक्ति जाति में भी है, व्यक्ति में भी है, किंतु व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान रहने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान चाहिए, कौन सा? कि अमुक पद की शक्ति अमुक जाति में, इतना ज्ञान आवश्यक है। ये बात है। व्यक्ति में शक्ति के ज्ञान का उपयोग नहीं। और व्यक्ति अनंत, दूसरी बात, व्यक्ति कितने हैं? अनंत। जैसे उदाहरण, घट ये पद है, बराबर। घट पद की शक्ति कहां है? इस मत के अनुसार घटत्व विशिष्ट घट में। घट व्यक्ति है, घटत्व जाति है। किंतु घट पद सुनने के बाद कंबोग्रीवादिमान अर्थ की, अर्थात घाघर की, मड़के की स्मृति और शाब्द बोध उसको ही होगा जिसको ये मालूम है क्या? घट पद की शक्ति घटत्व जाति में। यद्यपि घट पद की शक्ति घटत्व में भी है, घट में भी है, किंतु घट में ज्ञान रहे, चाहे घट में पद की, घट कंबोग्रीवादिमान अर्थ घाघर, घट में घट पद की शक्ति है, ऐसा ज्ञान नहीं रहेगा तो भी दिक्कत नहीं। ज्ञान कितना चाहिए? घट पद की शक्ति घटत्व जाति में, इतना ज्ञान आवश्यक है। इतनी बात लगी। और व्यक्ति कितने हैं? अनंत। कौन व्यक्ति? घट व्यक्ति। क्योंकि घट रूप पदार्थ एक है क्या जगत में? बहुत है। यहाँ पर है, एक घर में भी कितने सारे घट हो सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ घट है, वहां घट है, वहां घट है, वहां घट है, सारे दुनिया में घर में घट बैठे हैं। तो घट रूप व्यक्ति कितने हैं? अनंत है। ठीक है ना। तो देखिए, व्यक्ति में शक्ति के ज्ञान का उपयोग नहीं है और व्यक्ति अनंत है, याते सकल व्यक्ति का ज्ञान संभव ही नहीं। पद से सभी व्यक्तियों का ज्ञान हो भी नहीं सकता। क्यों? व्यक्ति अनंत है। ठीक है, चलिए। इस कारण ते व्यक्ति की शक्ति, अर्थात व्यक्ति में शक्ति स्वरूप से पदार्थ की स्मृति और शाब्द बोध का हेतु है, ताका ज्ञान हेतु नहीं। बात समझ में आई? देखो भाई, पद की शक्ति कहाँ है? जाति विशिष्ट व्यक्ति में, अर्थात जाति में भी व्यक्ति में भी, किंतु शाब्द पदार्थ की स्मृति और शाब्द बोध के लिए कारण कौन है? जाति में शक्ति का ज्ञान।
व्यक्ति में शक्ति है, वो स्वरूपतः कारण है शाब्द बोध और स्मरण के लिए, उसका ज्ञान आवश्यक नहीं है और ज्ञान हो भी नहीं सकता क्योंकि व्यक्ति अनंत है। ये बात स्वरूप से पदार्थ की स्मृति और शाब्द बोध का हेतु है कौन? व्यक्ति में शक्ति स्वरूपता कारण है, उसका ज्ञान आवश्यक नहीं है। ठीक है कि नहीं? ये बात इस कारण से व्यक्ति की शक्ति स्वरूप से पदार्थ की स्मृति और शाब्द बोध का हेतु है। जैसे अंगार है, अंगार अग्नि उदाह करती है कि नहीं? उसका ज्ञान रहे चाहे न रहे, अग्नि दाह करता है या नहीं करता इसका ज्ञान पता नहीं, मालूम नहीं है, और हाथ में दे दिया किसी ने, ये लो प्रसाद, है कि नहीं? और इसको लगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, बढ़िया प्रसाद दिखाई दे रहा है कि नहीं? उसने आपने क्या कर दिया, चमचे से लिया आग, विस्फुलिंग, क्या बोलते हैं उसको, विस्तव, अंगार, चमचे से लिया, चम्मच से, और हाथ पर उसके रख दिया। और जिसके हाथ पर रखा उसको मालूम नहीं था ये अंगार है करके दाह करता है करके, किंतु ज्ञान न रहने पर भी दाह करेगा कि नहीं? करेगा। तो वह अग्नि का ज्ञान दाह के लिए कारण नहीं है, स्वरूपतः अग्नि दाह के लिए कारण है। बात समझ में आई? ऐसा होता है। उसी प्रकार यहां पर व्यक्ति में भी शक्ति है, किंतु व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान पदार्थ की स्मृति और शाब्दबोध के लिए कारण नहीं है, वो स्वरूपतः कारण है। फिर कौन सा ज्ञान कारण है? पद की शक्ति का ज्ञान कहां पर रहने पर कौन सा ज्ञान? कि पद की जाति में, अमुक जाति में शक्ति है, यह ज्ञान कारण है। किसके लिए? पदार्थ की स्मृति और शाब्दबोध के लिए। ये बात देखो भाई, इस कारण से व्यक्ति की शक्ति स्वरूप से पदार्थ की स्मृति और शाब्दबोध का हेतु है, ताका ज्ञान हेतु नहीं। इस रीति से घट पद की घटत्व विशिष्ट में शक्ति होने से, घट पद की शक्ति कहाँ है? घटत्व विशिष्ट घट में। घट पद की घटत्व विशिष्ट में शक्ति होने से घट पद के वाच्य तो घटत्व और घट दोनों है। घट पद का वाच्य घटत्व भी है, घट व्यक्ति भी है, दोनों है, क्योंकि दोनों में शक्ति है। किंतु शाब्दबोध के लिए कारण केवल जाति में ज्ञान, व्यक्ति में नहीं। वाच्य तो घटत्व और घट दोनों है। या ते घट पद का वाच्य जो घटत्व और घट, घट पद का वाच्य कौन? घटत्व और घट। या ते घट पद का वाच्य जो घटत्व और घट, तिनके शाब्दबोध का हेतु घटत्व में शक्ति का ज्ञान है। ज्ञान चाहिए कहां पर? घटत्व में घट पद की शक्ति है, ऐसा ज्ञान आवश्यक है स्मृति और शाब्दबोध के लिए। वही शाब्दबोध का हेतु घटत्व में शक्ति का ज्ञान है। या पक्ष को कुब्ज शक्तिवाद कहे है। इस पक्ष का नाम क्या है? कुब्ज शक्तिवाद। और प्रकार से कुब्ज शक्तिवाद गदाधर भट्टाचार्य ने शक्तिवाद के अंत में लिखा है, सो कठिन है। कुब्ज शक्ति का दूसरे पद्धति से भी निरूपण किया गया है। वो किया है किन्होंने? गदाधर भट्टाचार्य ने। कौन से ग्रंथ में? शक्तिवाद नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अंतिम में अलग प्रकार से भी कुब्ज शक्तिवाद का निरूपण किया है गदाधर भट्टाचार्य ने, किंतु वो अति कठिन है, इसलिए यहां पर लिखा नहीं। और प्रकार से कुब्ज शक्तिवाद गदाधर भट्टाचार्य ने शक्तिवाद के अंत में लिखा है, सो कठिन है, या तो यहां लिखा नहीं। और घटाधिक पदंते जैसे जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होवे है कि नहीं? घटपद है, उससे बोध होता है किसका? जाति विशिष्ट व्यक्ति का। घटाधिक पदंते जैसे जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होवे है, तैसे जाति का व्यक्ति में जो समवायादिक संबंध ताका भी बोध होवे है। जैसे घट पद से बोध होता है किसका? घटत्व का और घट का। उसी प्रकार घट और घटत्व इन दोनों का जो समवाय संबंध, जाति व्यक्ति का समवाय होता है, समवाय का भी बोध होता है
लग गया? पंक्ति देखिए, घटाधिक पदंते जैसे जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होवे है, तैसे जाति का व्यक्ति में जो समवायाधिक संबंध, जाति का व्यक्ति में, जाति घटत्व, व्यक्ति घट, दोनों का समवाय, जाति का व्यक्ति में जो समवायाधिक संबंध ताका विबोध होवे, याते इसलिए जाति अर्धविराम, व्यक्ति अर्धविराम, संबंध, इन तीनों में घटाधिपदन की शक्ति है। जाति, व्यक्ति और संबंध तीनों में क्या है? घटाधिपदन की शक्ति है। यह गदाधर भट्टाचार्य का मत है। सर्वमतन में जाति विशिष्ट व्यक्ति में घटाधिपदन की शक्ति है कि नहीं? कुल मिलाकर क्या हुआ? जाति विशिष्ट व्यक्ति में क्या? घटाधिपदन की शक्ति है। यह मत बहुत ग्रंथकारों ने लिखा है। कुछ लोगों ने केवल जाति में शक्ति मानी, कुछ लोगों ने केवल व्यक्ति में मानी, कुछ लोगों ने जाति विशिष्ट व्यक्ति में मानी, किंतु जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति है ऐसा मत ज्यादा ग्रंथकारों का है, ज्यादा लोग इस बात को मानते हैं। सर्वमतन में जाति विशिष्ट व्यक्ति में घटाधिपदन की शक्ति है, यह मत बहुत ग्रंथकारों ने लिखा है। लग गया? याते घटाधिपद की घटत्व विशिष्ट में शक्ति कही, तो पद की शक्ति का जाति विशिष्ट व्यक्ति में, घट पद की शक्ति घटत्व विशिष्ट घट में, पट पद की शक्ति पटत्व विशिष्ट पट में, मनुष्य पद की शक्ति मनुष्यत्व विशिष्ट मनुष्य में। लग गया? ये बात हो गई। आगे चलिए, अब 5 नंबर का शीर्षक है वाक्यन का भेद। ठीक है ना? नील के अभेद वाला एक घट है, यह नीलो घट इस वाक्य का अर्थ है। वाक्य है अपने सामने, क्या वाक्य है? नीलो घट। ठीक है ना? नीलो घट इस वाक्य का क्या अर्थ है? नील के अभेद वाला घट है, नीलाभिन्न घट। नील कोई घट से भिन्न नहीं है, नील से अभिन्न है कौन? घट। ऐसा अर्थ है इस वाक्य का। कौन सा वाक्य का? नीलो घट। नील के अभेद वाला एक घट है, यह नीलो घट इस वाक्य का अर्थ है। तैसे और दूसरा वाक्य वज्रस्त पुरंदर, यह वैदिक वाक्य है। नीलो घट लौकिक वाक्य है, व्यवहार का। वज्रस्त पुरंदर यह वैदिक वाक्य है, वेद का, किंतु वेद का होने पर भी व्यवहारिक अर्थ को ही बता रहा है। कौन सा वाक्य? वज्रस्त पुरंदर। वज्रस्त पुरंदर मतलब क्या? हाथ में जिसने वज्र नाम का कोई अस्त्र शस्त्र लिया है, ऐसा जो पुरंदर, पुरंदर इंद्र। ठीक, वज्रस्त पुरंदर यह वैदिक वाक्य है। ठीक, जैसे नीलोघट या वाक्य में विशेषण बोधक नील पद है कि नहीं? नीलोघट में व्याकरण की दृष्टि से 2 पद है, नील पद है, घट पद है। विशेषण का बोध कराने वाला पद नील, विशेष्य का बोध कराने वाला पद घट। और नैयायिकों की दृष्टि से नीलोघट इस वाक्य में 4 पद है, वो बताएंगे आगे। जैसे नीलोघट या वाक्य में विशेषण बोधक नील पद है और घट पद विशेष्य बोधक है। घट पद बोध कराता है किसका? विशेष्य का। एक विशेष्य है, एक विशेषण है कि नहीं? विशेष्य कौन होता है, विशेषण कौन होती है, इसकी चर्चा पीछे हो चुकी है। घट पद विशेष्य बोधक है। तैसे वज्रहस्त पद विशेषण बोधक है। वज्रहस्त ये पद कैसा है? विशेषण का बोध कराने वाला है। और पुरंदर पद विशेष्य बोधक है। पुरंदर पद विशेष्य बोधक है। विशेषण पद के आगे विसर्ग निरर्थक है। नीलो, नीलह घटः, विशेषण बोधक पद जो नील, उसके आगे आया हुआ विसर्ग वो कैसा है? निरर्थक, एक मत। ठीक है। वज्रहस्त यहां पर भी आया हुआ विसर्ग वो कैसा है? निरर्थक। निरर्थक मतलब कोई उसका अर्थ नहीं, एक मत में। विशेषण पद के आगे विसर्ग निरर्थक है अथवा अभेदार्थक, दूसरा मत। कोई बोलते हैं नहीं निरर्थक नहीं है, उसका अर्थ क्या है? अभेद, क्योंकि नील प्रथमा है, घट प्रथमा है कि नहीं? तो नील पद के आगे जो विसर्ग है उसका अर्थ अभेद है, तब बोध हो जाता है नीला भिन्न घट। इस प्रकार अभेदार्थक है। विशेष बोधक पद के आगे विसर्ग का एकत्व अर्थ है। विशेष बोधक पद
जैसे घट पद, विशेष बोधक पद, पुरंदर पद। विशेष बोधक पद के आगे विसर्ग का क्या अर्थ है? एकत्व अर्थ है, एक घट है करके, एक पुरंदर है करके। वज्रहस्त के अभेद वाला एक पुरंदर है, लगे कि नहीं? ये अर्थ है किस वाक्य का? वज्रहस्त पुरंदर, वज्रहस्त के अभेद वाला। वज्र मतलब हाथ में वज्र लिया है जिसने, वो कोई अलग व्यक्ति है, और पुरंदर कोई अलग व्यक्ति है, ऐसी बात नहीं। जिसने हाथ में वज्र लिया है वही है कौन? पुरंदर। वज्रहस्त के अभेद वाला एक पुरंदर है, यह वाक्य का अर्थ है। लग गया? इस रीति से लौकिक वैदिक वाक्य की समान रीति है। लौकिक वाक्य नीलो घट, वैदिक वाक्य वज्रहस्त पुरंदर, दोनों की रीति समान बताई। विशेषण बोधक पद, विशेष बोधक पद, विशेषण के आगे आया हुआ विसर्ग, विशेष पद के आगे आया हुआ विसर्ग, समान रीति है। इस रीति से लौकिक वैदिक वाक्य की समान रीति है। परंतु वैदिक वाक्य दो प्रकार के हैं। वैदिक वाक्य के दो प्रकार कौन कौन? एक व्यवहारिक अर्थ के बोधक है, दूसरे परमार्थ तत्व के बोधक है। वेद के वाक्य, कुछ वाक्य ऐसे कि व्यवहारिक अर्थ का बोध कराने वाले हैं। जैसे वज्रहस्त पुरंदर, ये कैसा है? व्यवहारिक अर्थ है, बस हाथ में वज्र लिया हुआ पुरंदर, इतना ही अर्थ उससे निकलता है, ठीक है ना? और दूसरा होता है परमार्थ तत्व का बोध कराने वाले वाक्य। जैसे उदाहरण तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सब वाक्य, ठीक है ना? चलिए, ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाले वाक्य पंक्ति की, एक व्यवहारिक अर्थ के बोधक है, दूसरे परमार्थ तत्व के बोधक है। लग गया? बोलेंगे पारमार्थिक तत्व क्या होता है, व्यवहारिक तत्व क्या होता है, उसको भी बताओ। तब कह रहे ब्रह्म से भिन्न सारा व्यवहारिक अर्थ कहिए है। व्यवहारिक अर्थ मतलब कौन सा अर्थ? ब्रह्म से भिन्न यच्ची यावत जो भी कुछ है ब्रह्म को छोड़कर, वो सब क्या है? व्यवहारिक अर्थ है। ब्रह्म से भिन्न सारा व्यवहारिक अर्थ है, अर्थ कहिए है। परमार्थ तत्व ब्रह्म कहिए है। परमार्थ तत्व एक ही है, वो कौन? ब्रह्म, वास्तविक तत्व जिसका कभी बाद होता नहीं है, ना बाद होता नहीं, नाश होता नहीं है। परमार्थ तत्व ब्रह्म कहिए है। ब्रह्म बोधक वाक्य भी दो प्रकार के हैं, किंतु ब्रह्म का बोध कराने वाक्य भी कितने प्रकार के हैं? दो। कौन कौन? तत्पदार्थ व त्वम पदार्थ के स्वरूप के बोधक अवांतर वाक्य है। जो वाक्य केवल तत्पद के अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, क्यों? त्वम पद के अर्थ का, त्वम पद का जो अर्थ है जीव, उसका स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले दो वाक्य, उन वाक्यों को कहेंगे क्या? अवांतर वाक्य। ब्रह्म बोधक वाक्य भी दो प्रकार के हैं। तत्पदार्थ व त्वम पदार्थ के स्वरूप के बोधक अवांतर वाक्य है। जैसे उदाहरण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह वाक्य तत्पदार्थ का बोधक है। तत्वमसि महावाक्य है। तत्वमसि महावाक्य में जो तत्पद आया है, उस तत्पद का जो अर्थ है वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप को बताने वाला यह वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अंत रहित है, अनंत है कि नहीं? परिच्छेद रहित है। यह वाक्य तत्पदार्थ का बोधक है। और यह एष हृदयंतर ज्योति पुरुष, यह एष जो यह हृदय अंत, हृदय के भीतर ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप पुरुष है, वो साक्षी को बताने वाला वाक्य है। अर्थात जीव के स्वरूप का बोध कराने वाला यह वाक्य है। अतः यह वाक्य भी कैसा हुआ? अवांतर वाक्य। यह वाक्य त्वम पदार्थ के स्वरूप का बोधक है। लग गया? तो यह वाक्य हुआ भाई, है कि नहीं? अवांतर वाक्य। आगे तत्पदार्थ त्वम पदार्थ के अभेद के बोधक तत्वमसि अधिक महावाक्य है। दो प्रकार के वाक्य हुआ ना, अवांतर वाक्य, महावाक्य। केवल तत् और त्वम पद के अर्थ का स्वरूप बताने वाले जो वाक्य, उनको कहते हैं अवांतर वाक्य। और तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का अभेद बताने वाले जो वाक्य है, उनको कहते हैं महावाक्य। जिन वाक्यों में जीव ब्रह्म की एकता प्रतिपादन की है, उनको कहते हैं महावाक्य। और जिन वाक्यों में केवल जीव के स्वरूप का या ब्रह्म के स्वरूप का
प्रतिपादन किया है उनको कहते क्या? अवांतर वाक्य, है कि नहीं? यद्यपि दोनों प्रकार के वाक्य पारमार्थ तत्व के बोधक ही है, व्यवहारिक नहीं है, ठीक है ना? यह वाक्य त्वम पदार्थ के स्वरूप का बोधक है, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ के अभेद के बोधक तत्वमसि आदि महावाक्य है। लग गया इतना? चलिए आगे। ये हुआ भाई 5 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ। आगे 6 नंबर का शीर्षक, शब्द की शक्ति लक्षण वृत्ति का संक्षेप ते कथन। मिला? थोड़ा सा चेंज, शब्द शक्ति लक्षण है ना, लक्षणा चाहिए, लक्षणा। ठीक है? शब्द की 2 वृत्ति होती है, एक शक्ति वृत्ति और एक लक्षणा वृत्ति। तो शब्द की शक्ति और लक्षणा वृत्ति का, शक्ति वृत्ति का और लक्षणा वृत्ति का संक्षेपते थोड़े में कथन कर रहे हैं। जा अर्थ में जा पद की वृत्ति होवे, ता अर्थ की ता पद से प्रतीति होवे है, ये नियम। जा अर्थ में, जिस अर्थ में जिस पद की क्या वृत्ति, वृत्ति मतलब शक्ति वृत्ति या लक्षणा वृत्ति, कोई भी। जा अर्थ में जा पद की वृत्ति होवे, ता अर्थ की ता पद से क्या होती है? प्रतीति। प्रतीति मतलब बोध। जैसे घट पद की वृत्ति कहाँ है? कंबुग्रीवादिमान अर्थ में है, अतः घट पद से कंबुग्रीवादिमान अर्थ की क्या होती है? प्रतीति। पंक्ति में घटाइए, जा अर्थ में घट अर्थ में, जा पद की घट पद की, घट पद की वृत्ति होवे, शक्ति वृत्ति होवे, ता अर्थ की घट अर्थ की, कंबुग्रीवादिमान अर्थ घट अर्थ की, ता पद से घट पद से प्रतीति हो जाए। शक्ति और लक्षणा भेदते सो वृत्ति 2 प्रकार की है। पद की वृत्ति 2 प्रकार की, अंतकरण की वृत्ति नहीं, पद की वृत्ति वो 2 प्रकार की, शक्ति वृत्ति, लक्षणा वृत्ति। शक्ति और लक्षणा भेदते सो वृत्ति 2 प्रकार की है। ईश्वर की इच्छा अथवा वाच्यवाचक भाव संबंध मूल तादात्म्य अथवा पदार्थ बोध हेतु सामर्थ्य को शक्ति कहे है। तो पद की 2 प्रकार की वृत्ति बताई ना, शक्ति वृत्ति, लक्षणा वृत्ति। शक्ति वृत्ति क्या है उसका विवेचन हुआ पीछे थोड़ा, अब पुनः बता रहे थोड़े थोड़े के में। तो शक्ति वृत्ति क्या है? तो अलग अलग मत है, तो एक एक दे रहे। देखिए, ईश्वर की इच्छा एक मत, अमुक पद से अमुक अर्थ का बोध लोगों को हो जावे, इस प्रकार की जो ईश्वर की इच्छा उसको कहते क्या? शक्ति। नहीं, एक का मत है। ईश्वर की इच्छा एक मत हुआ, अथवा दूसरा मत वाच्यवाचक भाव संबंध मूल, ऐसा है ना, थोड़ा बदल। एक तो भाव और संबंध को जोड़ लीजिए, और संबंध मूल शब्द है ना, उन दोनों के बीच में एक शब्द डालिए का, संबंध का मूल, ऐसा संबंध का मूल मिला कि नहीं? हम देखिए, वाच्यवाच्य भाव संबंध, पद और अर्थ इनका संबंध होता है कौन सा? वाच्यवाच्य भाव संबंध। जैसे घट पद है और कंबुग्रीवादिमान वस्तु मतलब मड़का, घट वो अर्थ हुआ, दोनों का संबंध क्या है? वाच्यवाचक भाव। एक वाच्य एक वाचक है, पद वाचक और अर्थ वाच्य, दोनों का संबंध वाच्यवाचक भाव संबंध। किंतु वाच्यवाचक भाव संबंध का भी मूल कौन है? तादात्म्य। अर्थात पद और अर्थ का क्या संबंध होता है? मूल तादात्म्य। तादात्म्य संबंध मूल है, भेद सहित अभेद। तादात्म्य संबंध के कारण ही दोनों का संबंध बन रहा है क्या? वाच्यवाचक भाव संबंध। वही वाच्यवाचक भाव संबंध का मूल तादात्म्य, और वो तादात्म्य क्या है? शक्ति, एक मत। और एक मत दे रहा और आगे, अथवा पदार्थ बोध हेतु सामर्थ्य, वेदांत मत। अमुक पद से अमुक पद में अमुक अर्थ बोध कराने का क्या है? सामर्थ्य। पद में क्या है? सामर्थ्य। किसका? अर्थ का बोध कराने का। अर्थ का बोध कराने का जो पद में सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को ही कहते हैं क्या? शक्ति। ठीक,
पदार्थ बोध हेतु सामर्थ्य को शक्ति कहे हैं। आगे, जिस अर्थ में पद की शक्ति होवे सो अर्थ पद का शक्य कहिए। शक्य किसको कहते हैं? जिस अर्थ में जिस पद की क्या है? शक्ति। जिस अर्थ में है उस अर्थ को कहते हैं क्या? शक्य। शक्यार्थ किंवा वाच्य किंवा वाच्यार्थ, ठीक है। घटपद का शक्यार्थ कौन? कंबुग्रीवादिमान वस्तु, मडक। पुस्तक ये पद है, उसका शक्यार्थ कौन? ये पुस्तक सामने रखा हुआ जिसको हम पढ़ते हैं, बराबर। ये देखिए, जिस अर्थ में पद की शक्ति होवे सो अर्थ पद का शक्य कहिए। शक्य संबंध को लक्षणा कहे। अब लक्षणा का बारी है। लक्षणावृत्ति क्या चीज है? शक्य का जो संबंध, उस संबंध का ही नाम है क्या? लक्षणा। शक्य संबंध को लक्षणा कहे। जैसे गंगा पद की शक्ति प्रवाह में है। गंगा एक पद है, गंगा पद की शक्ति कहाँ है? प्रवाह में। नदी का प्रवाह है ना, पानी बहता है, प्रवाह को कहते गंगा वस्तुतः, है कि नहीं? भगीरथ रथ खाता व छिन्न जल प्रवाह, समझ में आया? गंगा पद का अर्थ क्या है? भगीरथ रथ खाता व छिन्न जल प्रवाह, गंगा पद का अर्थ। मतलब जब गंगा स्वर्ग में थी, उसको लाने के लिए गए कौन? भगीरथ राजा। बहुत तपश्चर्या की, तब गंगा प्रसन्न हुई, बोली ठीक है मैं आती हूँ, लेकिन मेरा आने का मार्ग कौन सा रहेगा, कैसे कैसे मैं आऊँ? तब उस राजा ने कह दिया क्या? मैं मेरा रथ लेकर आगे आगे चलता हूँ, तुम पीछे पीछे आ जाना। तो भगीरथ रथ, भगीरथ राजा का जो रथ है कि नहीं, उस रथ के जो दो चक्का चाक है कि नहीं, उस चाकों से जो खाचा खड्डा बीच में होता है, उस खड्डे में जो पानी बह रहा है प्रवाह, उसका नाम है क्या? गंगा। भगीरथ रथ खाचा अवच्छिन्न, रथ की चाकों से जो खाचा हुआ उससे अवच्छिन्न, उसके अंतर्गत आया हुआ जो जल का प्रवाह, उसका नाम है क्या? गंगा। वही करे। जैसे गंगा पद की शक्ति प्रवाह में, या तो गंगा पद का शक्य कौन हुआ? प्रवाह। प्रवाह हो गए ना वहां पर, तो वहां पर काट के प्रवाह, ये काना ज्यादा हुआ, प्रवाह है। ता से संयोग संबंध तीर का है, और प्रवाह का संयोग संबंध किसके साथ है? तीर के साथ, ठीक है ना? ता से संयोग संबंध तीर का है। इस रीति से पद का जो अर्थ से परंपरा संबंध सो लक्षणा है। पद का अर्थ के साथ साक्षात संबंध शक्ति, पद का अर्थ के साथ परंपरा संबंध लक्षण, ठीक है ना? इस रीति से पद का जो अर्थ से परंपरा संबंध सो लक्षणा है। जैसे गंगा पद का तीर से परंपरा संबंध है। गंगा पद का साक्षात संबंध तीर से है क्या? नहीं। गंगा पद का साक्षात संबंध प्रवाह से, और प्रवाह का संबंध तीर से। अतः गंगा पद का परंपरा संबंध हुआ किसके साथ? तीर के साथ। जैसे गंगा पद का तीर से परंपरा संबंध है, सो ही तीर में गंगा पद की क्या है? लक्षणा कहिए। काहे थे? साक्षात संबंध वाले से जो संबंध सो परंपरा संबंध कहिए। परंपरा संबंध किसको कहते हैं? साक्षात संबंध वाले से जो संबंध, उसको कहते हैं क्या? परंपरा संबंध, ठीक है ना? साक्षात संबंध, और साक्षात संबंध जिसके साथ है उसके द्वारा संबंध, उसको कहेंगे क्या? परंपरा संबंध। लग गया कि नहीं? पत्नी के साथ साक्षात संबंध, और पत्नी का जो भाई वो भी तो रिश्तेदार है ना, किंतु उसके साथ परंपरा संबंध, पत्नी के माध्यम से संबंध है। लग गया कि नहीं? कहे थे साक्षात संबंध वाले से जो संबंध सो परंपरा संबंध कहिए। गंगा पद का शक्ति रूप संबंध प्रवाहते है, मिला? गंगा पद का शक्ति रूप संबंध कहाँ है? प्रवाह में, प्रवाह के साथ। गंगा पद का शक्ति रूप संबंध प्रवाहते है अर्धविराम। तासे प्रवाह से संयोग तीर का है। प्रवाह का संयोग संबंध किसके साथ है? तीर का। अतः गंगा पद का तीर के साथ परंपरा संबंध। तासे संयोग तीर का है, याते स्वशक्य संयोग रूप गंगा पद का तीर से परंपरा संबंध है। लगा पंक्ति? पंक्ति देखिए, याते
स्वशक्य संयोग रूप ये संबंध है। किसका किसके साथ? गंगा पद का तीर से, गंगा पद का तीर से संबंध। कौन संबंध? स्वशक्य संयोग रूप संबंध, जो कि परंपरा है। स्व गंगा पद, स्वशक्य गंगा पद का शक्य कौन? प्रवाह। और उस प्रवाह का संयोग संबंध तीर के साथ, वही दिया। स्वशक्य संयोग रूप गंगा पद का तीर से परंपरा संबंध है, सो ही लक्षणा कहिए। उसको ही क्या कहते हैं? याते यह सिद्ध हुआ क्या? जा अर्थ से जिस पद का शक्ति रूप साक्षात संबंध होवे, जा अर्थ से जिस अर्थ के साथ, जिस पदार्थ के साथ जिस पद का शक्ति रूप साक्षात संबंध होवे, सो अर्थ तिस पद का शक्य कहिए। वह अर्थ उस पद का क्या होता है? शक्य। जा अर्थ से जिस पद के शक्य का संबंध होवे, जा अर्थ से जैसे घट अर्थ से जिस पद के, जा अर्थ से तीर अर्थ से जिस पद के घट गंगा पद के शक्य का प्रवाह का संबंध होवे, सो अर्थ इस पद का लक्ष्य कहिए। गंगा पद का शक्य कौन और गंगा पद का लक्ष्य कौन, दोनों बात यहां पर बताइए। क्या? देखिए पुनः, याते यह सिद्ध हुआ, मिला पंक्ति। जा अर्थ से जिस पद का शक्ति रूप साक्षात संबंध हो, मिला। जा घटाइए, जा अर्थ से प्रवाह अर्थ से जिस पद का गंगा पद का शक्ति रूप साक्षात संबंध होवे, सो अर्थ प्रवाह रूप अर्थ तीस पद का गंगा पद का शक्य कहिए। गंगा पद का शक्य कौन? प्रवाह। लगा? आगे, जा अर्थ से जिस पद के शक्य का संबंध होवे, सो अर्थ तीस पद का लक्ष्य कहिए। अब घटाइए, जा अर्थ से तीर अर्थ से जिस पद के गंगा पद के शक्य का प्रवाह का संबंध होवे, सो अर्थ तीर अर्थ तीस पद का गंगा पद का लक्ष्य कहिए। तो गंगा पद का शक्य प्रवाह और गंगा पद का लक्ष्य तीर। जैसे गंगा पद का शक्य जो प्रवाह ताका प्रवाह का तीर रूप अर्थ से क्या है? संयोग संबंध है। याते गंगा पद का शक्य प्रवाह है और तीर लक्ष्य है। तो गंगा पद का शक्य कौन? प्रवाह। और गंगा पद का लक्ष्य कौन? तीर। इस रीति से पद का आगे क्या है? वहां पर एक शब्द लिखना है, अर्थ से। ऐसा पद का इसके बाद अब देखो भाई, इस रीति से पद का अर्थ से साक्षात संबंध और परंपरा संबंध रूप, आगे क्या है? शक्ति लक्षणा भेदते, ऐसे ना? शक्ति और लक्षणा, इन दोनों के बीच में एक शब्द डाली और। ठीक है, अब पुनः पढ़ता हूं शुरू से। इस रीति से पद का अर्थ से, पद का अर्थ के साथ साक्षात संबंध और परंपरा संबंध रूप शक्ति और लक्षणा भेद से वृत्ति दो प्रकार की है। तो वृत्ति कितनी हुई? दो। वृत्ति मतलब अंतःकरण की वृत्ति नहीं, पद की वृत्ति, वो दो प्रकार की हुई। कौन कौन? शक्ति वृत्ति, लक्षणा वृत्ति। शक्ति वृत्ति मतलब पद का अर्थ के साथ साक्षात संबंध, लक्षणा वृत्ति मतलब पद का अर्थ के साथ परंपरा संबंध। परंपरा संबंध रूप शक्ति और लक्षणा भेदते वृत्ति दो प्रकार की है। ठीक, जा पद की वृत्ति जिस पुरुष को अज्ञात होवे, ता पद का तीस पुरुष को साक्षात्कार हुए भी पदार्थ की स्मृति और शाब्दवाद होवे नहीं। पंक्ति की जा पद की वृत्ति, वृत्ति मतलब शक्ति वृत्ति या लक्षणा वृत्ति। जैसे कोई पद है, नया पद है जो अभी तक सुना ही नहीं, और उस पद की वृत्ति पता ही नहीं है कि इसकी शक्ति वृत्ति कहाँ है और लक्षणा वृत्ति कहाँ है, पता ही नहीं, केवल पद सुना। ऐसे व्यक्ति को उस पद को सुनने के बाद अर्थ की स्मृति और शब्दबोध होगा क्या? नहीं होगा। फिर किस व्यक्ति को पद सुनने के बाद उस अर्थ की स्मृति और शब्दबोध होता है? जिसको उस पद की शक्ति मालूम है, अर्थात शक्ति सहित पद का ज्ञान अर्थ की स्मृति और शब्दबोध के लिए कारण है।
शक्ति के बिना केवल पद का ज्ञान अर्थ की स्मृति और शब्द बोध के लिए कारण नहीं है। वही जा पद की वृत्ति जिस पुरुष को अज्ञात होवे, मालूम नहीं है, अज्ञात होवे, ता पद का किस पुरुष को साक्षात्कार हुए भी है कि नहीं, तो उस पद का उस पुरुष को क्या हुआ, साक्षात्कार मतलब प्रत्यक्ष होने पर भी साक्षात्कार हुए भी पदार्थ की स्मृति और शाब्द बोध होवे याते, इसलिए शक्ति लक्षणारूप वृत्ति का ज्ञान अर्धविराम पदार्थ की स्मृति और शाब्द बोध का हेतु है। मिल गया याते इस प्रकार याते, इसलिए शक्ति लक्षणारूप वृत्ति का ज्ञान मतलब शक्ति या लक्षणावृत्ति सहित पद का क्या चाहिए, ज्ञान। ये हुआ शब्द प्रमाण, पद का ज्ञान, केवल पद का ज्ञान नहीं, शक्ति अथवा लक्षणारूप वृत्ति सहित पद का ज्ञान, ये हुआ शब्द प्रमाण। ठीक, पंक्ति देखिए, यहाँ शक्ति लक्षणारूप वृत्ति का ज्ञान ये प्रमाण है। फिर आगे पदार्थ की स्मृति, उस पद के ध्यान से क्या होता है, पदार्थ की स्मृति, वो व्यापार हुआ बीच वाला पदार्थ का स्मरण। फिर उसके बाद होता है क्या, शाब्द बोध, ये प्रमा हुआ। तो पदार्थ की स्मृति ये व्यापार हुआ, उसके बाद और शाब्द बोध का हेतु है, फिर शाब्द बोध हो जाता है। शाब्द बोध क्या हुआ, फिर प्रमा फल। ठीक है ना, तो शाब्द बोध का हेतु है, हेतु मतलब कारण है, कौन, शक्ति लक्षणारूप वृत्ति का ज्ञान हेतु है, कारण है, किसके लिए, पदार्थ की स्मृति और शाब्द बोध के लिए कारण है। हो गया, यहां तक ये चिंतन हुआ। अब वाक्यार्थ ज्ञान मतलब शाब्दी प्रमा, उस ज्ञान का क्रम क्या है, वाक्यार्थ ज्ञान का क्रम क्या है, उसका विचार करना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।